हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट सेशन में चैप्टर 9 के सेक्शन नंबर 58 तक कंप्लीट कर लिया था और आज के सेशन में हम सेक्शन नंबर 58A से डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन मैं आप सबको बता दूं कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पोल डाला हुआ है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करें। तो प्लीज़ वोट इन द पोल and you will get the link in the description box mentioned here. तो please go and cast your valuable votes so that कि आप कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट चाहते हो और मैं वही स्टार्ट करूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल ही कम है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम मैं आज का सेशन स्टार्ट करती हूँ। तो आज का पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 58A, जो कि हमें बता रहा है स्पेशल कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वेयर on closure of the criminal case or conclusion of a trial in criminal court outside India under the corresponding law of any other country, such court finds that the offence of money laundering has not taken place on the property in India is not involved in money laundering. The special court may, on the application moved by the concerned person or the director after notice to the other party, order release of such property to the person entitled to receive it। ठीक है, तो क्या बता रहा है, जहाँ किसी क्रिमिनल केस का क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुआ है और जहाँ कोई कंक्लूजन हो गया, ट्रायल कंक्लूड हो गया है, ख़त्म हो गया है किसी क्रिमिनल कोर्ट में जो कि इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, और वो किससे डील कर रहा है, कोई करस्पॉन्डिंग लॉ से उसी कंट्री के जो इंडिया के बाहर है। और वैसे कोर्ट को अगर लगता है ना कि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कमिट नहीं हुआ है, जो है ना इंडिया में कोई ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कमिट नहीं हुआ है और इंडिया की कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं हुई है जब मनी लॉन्ड्रिंग कमिट हुआ है, तो स्पेशल कोर्ट जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट होगी वो ऐसे स्पेशल कोर्ट जो है ना वो क्या करेगी, वो ऑर्डर दे देगी उस प्रॉपर्टी के रिलीज़ का। कब ऑर्डर देगी, अगर उसको अप्लीकेशन उसके सामने मूव किया जाएगा कंसर्न पर्सन के द्वारा या तो डायरेक्टर के द्वारा। तो दो लोगों का नाम दिया है, कंसर्न पर्सन के द्वारा और डायरेक्टर के द्वारा। तो वो रिलीज़ का ऑर्डर दे देगा उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, और वो उस पर्सन को मिल जाएगी जो भी पर्सन इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए। ठीक है, बट एक कंडीशन है, जब भी ये ऑर्डर देगा वो ऑर्डर देने से पहले उसको नोटिस देनी पड़ेगी अदर पार्टी को। तो आफ्टर द नोटिस ऑफ द अदर पार्टी ही कैन मेक दिस ऑर्डर ऑफ रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सिंपल था ये सेक्शन 58A, जो कि हमें बता रहा था अगर दूसरी कंट्री में अगर कोई करस्पॉन्डिंग लॉ के हिसाब से उनको लगता है, उस कंट्री के कोर्ट को लगता है, किसी क्रिमिनल कोर्ट को, कि ऑफेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग का वो नहीं कमिट हुआ है, या तो जब ऑफेंस कमिट हुआ है उसमें इंडिया की कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं हुई है, तो फिर क्या स्पेशल कोर्ट को डायरेक्शन दे देगी कंसर्न पर्सन या डायरेक्टर, और वो रिलीज़ कर देगा उस पर्सन का वो प्रॉपर्टी और वो उसको दे देगा जो भी पर्सन इंटाइटल कर रहा है उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 58। अब ये जो है ना ये 2013 में ऐड हुआ है, ये एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ये सेक्शन नहीं था, तो कब ऐड हुआ है, 2013 में ऐड हुआ है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है 58B। ये हमें क्या बता रहा है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और अथॉरिटी फॉर कन्फिस्केशन और रिलीज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वेयर द ट्रायल अंडर द करस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री cannot be conducted by reason of the death of the accused or the accused being declared a proclaimed offender or for any other reason or having commenced but could not be concluded, the central government shall on receipt of a letter of request from a court or authority in a contracting state requesting for confiscation or release of property as the case may be, forward the same to the director to move an application before the special court, and upon such application the special court shall pass appropriate order regarding confiscation or release of the property involved in the offense of money laundering। अब ये सेक्शन हमें क्या बता रहा है, ये सेक्शन हमें बता रहा है जहाँ ट्रायल जो है ना किसी अदर कंट्री में हो रही थी, बट और वो करस्पॉन्डिंग लॉ के हिसाब से, वहाँ के लॉ के हिसाब से हो रही थी, लेकिन वो कंडक्ट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि डेथ हो गई थी अक्यूज़ की डेथ हो गई थी, या अक्यूज़ जो है ना वो डिक्लेयर्ड हो गया था कि वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और किसी अदर रीज़न के कारण, और जो है कमेंसमेंट हुई थी ट्रायल की लेकिन वो कंक्लूड नहीं हो पाया। ठीक है,
तो क्या क्या चीज़ें हैं, जब अगर डेथ हो जाती है, दूसरी अगर वो डिक्लेयर्ड हो जाता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या किसी अदर रीज़न के कारण, और चौथा कमेंस तो हुई है बट कंक्लूड नहीं हो पाया। तो ये 4 रीज़न के कारण अगर नहीं हो पाता है ना कंक्लूजन ट्रायल का, तो क्या होगा, तो वैसी कंट्री जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकती है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगी। और उसमें क्या मेंशन होगा, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव कर लेगी वैसे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, वैसे कोर्ट और अथॉरिटी से जो अदर कंट्री में है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, और वो रिक्वेस्ट क्या करेगी उस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में कि आप है ना इस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लो या उस प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर दो। एज द केस में भी जो भी केस होगा, या तो कन्फिस्केशन का ऑर्डर मेंट करने को बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा, या तो रिलीज़ करने को बोलेगा प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरवर्ड कर देगी वैसा रिक्वेस्ट डायरेक्टर को, और डायरेक्टर जो है ना स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन मेड करेगा, और उस एप्लीकेशन को मिलते ही स्पेशल कोर्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर दे देगी। किसके रिगार्डिंग, कन्फिस्केशन के रिगार्डिंग या रिलीज के रिगार्डिंग, वैसे प्रॉपर्टी का जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में। ठीक है, तो बस इसमें यही बोल रहा है, अगर किसी भी कारणवश जो मैंने 4 रीज़न आपको बताया, डेथ, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अदर रीज़न और कमेंस हुआ बट कंक्लूड नहीं हुआ, इन 4 रीज़न की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में ट्रायल कंक्लूड नहीं हो पाता है तो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्टर को भेजेगी, डायरेक्टर एप्लीकेशन भेजेगा स्पेशल कोर्ट को, स्पेशल कोर्ट जो है वो क्या करेगी, अप्रोप्रिएट ऑर्डर मेड कर देगी कन्फिस्केशन का और रिलीज़ का, किस ऑफेंस प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का जो भी इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस से। ये हो गया 58B। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो है कि 59। इसमें क्या बता रहा है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रोसेस एंड असिस्टेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ अक्यूज पर्सन। इसमें रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं क्या है। वेयर अ स्पेशल कोर्ट in relation to an offence punishable under section 4 desire that summon to an accused person or warrant for arrest of an accused person or a summon to any person requesting him to attend and produce a document or other thing or to produce it or search warrant issued by it shall be served or executed at any place in a contracting state. It shall send such summon or warrant in duplicate in such form to such court, judge or magistrate through such authority as the central government may by notification specify in this behalf, and that court, judge or magistrate as the case may be shall cause the same to be executed. तो हमारा फर्स्ट क्लॉज क्या बोल रहा है, जहाँ स्पेशल कोर्ट जो है ना सेक्शन 4 के ऑफेंस के रिलेशनशिप में जिसमें दिया है पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, इससे रिलेटेड ऑफेंस के लिए जो है ना स्पेशल कोर्ट इशू कर सकती है सम्मन, किसको, अक्यूज पर्सन को, और वारंट ऑफ अरेस्ट इस अक्यूज पर्सन को, या तो सम्मन करेगी किसी पर्सन को जिसका अटेंडेंस रिक्वायर्ड है खुद के लिए या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए या अदर थिंग प्रोड्यूस करने के लिए, या तो सर्च वारंट। तो अगर ये 4 चीज़ स्पेशल कोर्ट को इशू करना है सेक्शन 4 से रिलेटेड ऑफेंस के लिए, तो वो क्या करेगी, जब वो इशू सर्व करेगी, एग्जीक्यूट करेगी किसी भी प्लेस में, किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में अगर सर्व करना है, अगर वो जब सर्व करेगी तो वो एक वैसे समन का या वारंट का डुप्लीकेट कॉपी जो होगा ना वो क्या करेगी, वैसे कोर्ट को भेज देगी, जज को भेज देगी, मजिस्ट्रेट को भेज देगी, जिसके थ्रू वैसे अथॉरिटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करना होगा। जैसे जिस अथॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को कोई भी समन या वारंट या सर्च वारंट या कुछ इन सब चारों चीज़ों में अगर कुछ भी भेज रहे हो तो आपको एक डुप्लीकेट कॉपी जो है वैसे कंसर्न अथॉरिटी को भी भेजनी होगी। तो जो भी है जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे तो एक डुप्लीकेट कॉपी आपको उसको भी भेजनी होगी, ठीक है, वैसे कंसर्न अथॉरिटी को। ये हो गया हमारा क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 आते हैं। तो वेयर अ स्पेशल कोर्ट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 हैज रिसीव्ड फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन अ समन टू एन अक्यूज पर्सन और a warrant for arrest to an accused person, a summon of any person requiring him to attain and produce a document or other thing or to produce it, or a search warrant issued by a court, judge or magistrate in a contracting state, it shall cause the same to be served or executed as if it were a summon or warrant received by it from another court in the said territory for the service or execution within its local jurisdiction.
and where a warrant of arrest has been executed, the person arrested shall be dealt with in accordance with the procedure specified in section 19. Second, a search warrant has been executed, the things found in this search shall so far as possible be dealt with in accordance with the procedure specified under section 17 and 18. ठीक है, तो हमारा क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? अभी क्लॉज 1 हमें बता रहा था कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को हमें भेजना था समन, वारंट, सर्च वारंट एज द केस में भी, तो उसमें हम एक डुप्लीकेट कॉपी जो है कंसर्न अथॉरिटी को देते थे. अब सेकेंड क्लॉज में बोल रहा है जब जो है कंसर्न कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट जो है ना हमें भेजेगी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या कोई समन, वारंट या सर्च वारंट, तो क्या होगा? तो जब भी कोई स्पेशल कोर्ट जो है ना सेक्शन 4 के ऑफेंस के रिलेशन में रिसीव करता है कोई समन किसी अक्यूज पर्सन के लिए या कोई वारंट ऑफ अरेस्ट अक्यूज पर्सन के लिए, कोई समन किसी पर्सन के लिए जिसका अटेंडेंस रिक्वायर है या उसको डॉक्यूमेंट या अदर थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया जा रहा है, या सर्च वारंट, तो वैसे जो समन, वारंट या सर्च वारंट होंगे ना उनको उसी सेम तरीके से सर्व किया जाएगा या एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे कोई समन या वारंट रिसीव किया गया हो अनदर कोर्ट से, सेम टेरिटरी के अंदर, इंडिया के अंदर ही सेम अलग कोर्ट से रिसीव किया गया है और सर्विस कर दिया जाएगा उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर वैसे समन या वारंट को. ठीक है, और जहाँ कोई वारंट ऑफ अरेस्ट जो है ना एग्जीक्यूट होता है तो पर्सन जो जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको कैसे डील किया जाएगा? सेक्शन 19 के प्रोसीजर के हिसाब से उसको डील किया जाएगा. ठीक है, फिर क्लॉज 2 में बोल रहा है जहाँ कोई सर्च वारंट एग्जीक्यूट हुआ तो जो चीज़ पाई गई ना सर्च में वो जितनी पॉसिबल है उसको कैसे डील किया जाएगा, जैसे 17 और 18 का प्रोसीजर दिया है. अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएं कि सेक्शन 17, 18 और 19 में क्या मेंशन है. मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में अच्छे से डिटेल में बताया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं. ठीक है, अब इस सेक्शन के साथ एक प्रोवाइजो क्लॉज भी एडेड है जिसमें क्या बोला जा रहा है कि वेयर द समन और सर्च वारंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड, the document or other thing produced or thing found in the search shall be forwarded to the court issuing the summons or search warrant through such authority as the central government may by notification specify in this behalf. तो प्रोवाइजो बोल रहा है कि जहाँ समन या सर्च वारंट रिसीव किया गया है, कहाँ से रिसीव किया है? किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से रिसीव किया गया है और उसको एग्जीक्यूट कराया गया है या कोई डॉक्यूमेंट या अदर थिंग प्रोड्यूस कराया गया है या कोई थिंग को पाया गया है सर्च में, तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कोर्ट को जो इशू कर रहा है समन या सर्च वारंट, वैसे अथॉरिटी के थ्रू जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ना नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगी इस बिहाफ में. तो जब वैसे समन या सर्च वारंट रिसीव की जाएगी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के द्वारा और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, तो जो भी चीज़ पाई गई ना सर्च वारंट में तो वो चीज़ जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी और वैसे अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दी जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा नोटिफिकेशन से. अब इसका क्लॉज 3 हमें बोल रहा है वेयर अ पर्सन ट्रांसफर टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट परसुएंट टू सबसेक्शन 2 इज अ प्रिजनर इन इंडिया, द स्पेशल कोर्ट और द सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्पोज सच कंडीशन एज द कोर्ट और गवर्नमेंट डीम्स फिट. ठीक है, तो जहाँ कोई पर्सन को ट्रांसफ़र किया गया है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में सबसेक्शन 2 के अंदर, ठीक है, मान लो उसके लिए समन आया था और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में सबसेक्शन 2 के अंदर, और वो क्या है? प्रिजनर है, इंडिया में जेल में है, वो प्रिजनर है इंडिया के जेल में. तो स्पेशल कोर्ट जो है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी? इम्पोज कर सकती है वैसे कंडीशंस जो भी कोर्ट को सही लगता है. ठीक है, तो मान लो वो प्रिजनर है और उसको ट्रांसफ़र करना है ताकि वो कुछ चीज़ें वो विटनेस बन सके या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे या अदर थिंग जो भी है, तो उसको अगर वो प्रिजनर है उस पर स्पेशल कंडीशन भी इम्पोज किया जा सकता है स्पेशल कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. ये हमें क्लॉज नंबर 3 में बताया जा रहा है सेक्शन 59 के. अब जो लास्ट क्लॉज है इसका वो बता रहा है वेयर द पर्सन ट्रांसफर टू इंडिया परसुएंट टू सबसेक्शन 1 इज अ प्रिजनर इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, the special court in India shall ensure that the conditions subjected to which a prisoner is transferred to India are complied with, and such prisoner shall be kept in such custody subject to the condition as the central government may direct in writing.
अब जो क्लॉज 4 है ना हमारा, वो बिल्कुल ही अपोजिट है क्लॉज नंबर 3 का। क्लॉज नंबर 3 में हमने बोला था कि जहाँ हम अपने प्रिजनर को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में भेज रहे हैं, अब इस क्लॉज में बोल रहा है जब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है ना अपने प्रिजनर को हमारे कंट्री में भेज रहा है तो क्या होगा। तो अगर उस पर कोई कंडीशन इम्पोज की गई है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के द्वारा, तो यहाँ के जो पर्सन है ना, यहाँ की जो स्पेशल कोर्ट है वो इंश्योर करेगी कि आप वो सारे कंडीशन जो है ना वो फॉलो करो, जिस कंडीशन से ट्रांसफ़र किया गया ये सारे कंडीशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये स्पेशल कोर्ट देखेगी, ये स्पेशल कोर्ट इंश्योर करेगी। और वो वैसे भी कंडीशन फॉलो करेगी, इंश्योर करवाएगी कि फॉलो हो रही है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइटिंग में लिख कर दिया है इस रिगार्ड में। ठीक है, तो ये सेक्शन हमारा पूरा होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जो है सेक्शन नंबर 60। अब इसमें बताया जा रहा है अटैचमेंट, सीजर और कॉन्फिस्केशन के बारे में प्रॉपर्टी का, जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है या इंडिया में है। तो जहाँ डायरेक्टर ने मेड किया है कोई ऑर्डर किस चीज़ का, किसी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का, ठीक है, जो सेक्शन नंबर 5 में की जा रही है, या तो फ्रीज किया जा रहा है 17 के 1A में। और जहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मेड किया है कोई ऑर्डर किससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो सेक्शन नंबर 8 में है। और जहाँ स्पेशल कोर्ट ने कोई ऑर्डर मेड किया है कॉन्फिस्केशन का किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो सेक्शन नंबर 8 के 5 और 6 क्लॉज में दे रखी है। और वैसे प्रॉपर्टी जो है ना वो सस्पेक्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में और स्पेशल कोर्ट में किसके एप्लीकेशन पे, डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटर के, जो भी अपॉइंट किया जा रहा है सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1 के अंदर। और वो इशू कर सकता है एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट उस कोर्ट को या अथॉरिटी को जहाँ कहाँ पे, जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, ताकि एग्जीक्यूशन हो सके वैसे ऑर्डर का। तो इन सिंपल वर्ड्स, जहाँ कोई डायरेक्टर ने कोई ऑर्डर मेड किया अटैचमेंट का और फ्रीजिंग का, अटैचमेंट का ऑर्डर सेक्शन नंबर 5 में और फ्रीजिंग का ऑर्डर 17 क्लॉज 1A के अंदर। और जहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी ऑर्डर मेड किया है सेक्शन नंबर 8 के अंदर। और जहाँ स्पेशल कोर्ट ने भी ऑर्डर मेड किया है कॉन्फिस्केशन का सेक्शन नंबर 8 के सबसेक्शन 5 और 6 में। और वैसा प्रॉपर्टी जो है ना वो सस्पेक्टेड है कि वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, तो जो स्पेशल कोर्ट है वो डायरेक्टर के एप्लीकेशन पे या एडमिनिस्ट्रेटर के एप्लीकेशन पे वो क्या करेगी, जो वैसे डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर जो अपॉइंट हो रहे हैं सेक्शन नंबर 10 क्लॉज 1 में, उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेज देगी वैसे अथॉरिटी को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में, ताकि एग्जीक्यूट हो सके वैसा ऑर्डर। अब हमारे कंट्री में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसको कन्फिस्केट करना है। कन्फिस्केशन करने के लिए जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, तो जिसके भी ऑर्डर है डायरेक्टर की, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल कोर्ट की, इन सब के ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजना होगा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की कि जी हमारा जो ऑर्डर है ना इसको आप एग्जीक्यूट कर दो। तो उस हिसाब से ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर अब हम आते हैं क्लॉज 2 में आगे की प्रोविज़न देखने के लिए। तो क्लॉज 2 हमें बता रहा है जहाँ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव कर ली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी कोर्ट से और अथॉरिटी से, किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अटैच कर दो, सीज कर दो, फ्रीज कर दो या कन्फिस्केट कर दो, जो कि प्रॉपर्टी इंडिया में है, और वो डिराइव हो रही है या ऑब्टेन हो रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन से जो कि कमिट कर रहा है कोई ऑफेंस। और वो जो ऑफेंस कमिट कर रहा है ना वो उस कंट्री के करस्पॉन्डिंग लॉ के हिसाब से कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के करस्पॉन्डिंग लॉ के हिसाब से कर रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड कर देगी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट डायरेक्टर को, जो भी उसको सही लगता है, ताकि एग्जीक्यूट करा दे ऐसे ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी जो फर्स्ट क्लॉज है उसका अपोजिट है। इसमें हमें बताया जा रहा है जब हम रिसीव करेंगे लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसीव किया है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, और किस रिगार्डिंग में किया है, ये 4 चीज़ों के रिगार्डिंग में किया है कि उनको अटैच कराना है, सीज कराना है, फ्रीज कराना है या कॉन्फिस्केट कराना है कोई भी प्रॉपर्टी जो इंडिया में है। ठीक है, और जो डिराइव हो रही है या ऑब्टेन हो रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी पर्सन के द्वारा जो कमिट कर रहा है ऑफेंस मनी लॉन्ड्रिंग का, और वो करस्पॉन्डिंग लॉ के हिसाब से, उस कंट्री के लॉ के हिसाब से है जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरवर्ड कर देगी वैसा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट डायरेक्टर को और फिर एग्जीक्यूट करा देगी उनका ऑर्डर। ठीक है, क्लॉज 1 में हम बोल रहे थे कि हमारी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा दो आप, जो आपकी कंट्री में प्रॉपर्टी है। अब
क्लॉज 2 में जो बोल रहे हैं वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप एग्जीक्यूट करा दो हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो अब क्लॉज 2A क्या बता रहा है? क्लॉज 2A जो है ना 2013 अमेंडमेंट में ऐड हुआ है और ये हमें क्या बता रहा है, जहाँ क्लोजर हो जाता है किसी क्रिमिनल केस का या कंक्लूड हो रहा है कोई ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट में जो कि इंडिया के बाहर है और वो करस्पॉन्डिंग लॉ से डील कर रहा है उस कंट्री के, ठीक है। तो वैसा कोर्ट जो फाइंड कर रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हुआ है, ठीक है, उस लॉ के अंदर, उस बाहर की कंट्री के लॉ के अंदर, करस्पॉन्डिंग स्टेट के लॉ के अंदर, तो क्या होगा, तो स्पेशल कोर्ट जो है ना जब भी रिसीव करेगी एप्लीकेशन डायरेक्टर से उस कॉन्फिस्केशन के एग्जीक्यूशन के लिए सबसेक्शन 2 में, और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कराने से पहले वो एक नोटिस देगी अफेक्टेड पर्सन को और जिसका प्रॉपर्टी जो है इन्वॉल्व हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग में और यूज़ हुआ है उस ऑफेंस के कमीशन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के, कि जो है आपका जो प्रॉपर्टी है ना वो कन्फिस्केट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है क्लॉज 2A में जो 2013 में ऐड हुआ है, इसमें यही बोल रहा है जब कोई क्लोज हो जाता है क्रिमिनल केस है, कंक्लूड हो रहा है ट्रायल इंडिया के बाहर उस करस्पॉन्डिंग लॉ के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का है और कोर्ट को लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस जो है ना उस लॉ के अंदर, करस्पॉन्डिंग लॉ के अंदर उस कंट्री का कमिट हुआ है, तो स्पेशल कोर्ट जब भी एप्लीकेशन रिसीव करेगी डायरेक्टर से कि एग्जीक्यूट करो कन्फिस्केशन को जो ऑर्डर मिला है सबसेक्शन 2 के अंदर, तो इससे पहले कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करा है वो नोटिस देगी अफेक्टेड पर्सन को कि जो प्रॉपर्टी है इन्वॉल्व हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग में और जो है कमीशन हो रहा है और जो कमीशन में यूज़ हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में, तो वो क्या करेगी और बताएगी उस नोटिस में कि आपका जो प्रॉपर्टी है ना वो स्टैंड कॉन्फिस्केटेड, आपका प्रॉपर्टी कन्फिस्केट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये हमारा हुआ 2A। अब हम आते हैं क्लॉज नंबर 3 पे जिसमें बताया जा रहा है डायरेक्टर shall on receipt of a letter or request under section 58 or 59 direct any authority under this act to take all necessary steps for tracing and identify such property। तो जो डायरेक्टर है जब उन्होंने रिसीव कर लिया कोई लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसके अंदर, सेक्शन नंबर 58 और 59 के अंदर, वो डायरेक्ट करेगा किसी भी अथॉरिटी को इस एक्ट के अंदर कि सारे नेसेसरी स्टेप लो, किस लिए, ट्रेस करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, ट्रेस करोगे कि कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट आपको सीज या कन्फिस्केट करने को बोल रहा है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी होगी, उसके बाद ही आप कन्फिस्केट कर सकते हो, है ना। तो जब भी आपको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव होगा तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रॉपर्टी को। फिर क्लॉज 4 जो है हमें बता रहा है जो स्टेप रेफर किया गया ना क्लॉज 3 में आइडेंटिफिकेशन का, ट्रेसिंग का, उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसमें इंक्लूड होता है कोई भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे किसके रिस्पेक्ट में, किसी भी पर्सन के, प्लेस के, प्रॉपर्टी के, एसेट के, डॉक्यूमेंट के और अकाउंट के, बैंक के अकाउंट के या फाइनेंशियल, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के या किसी अदर रेलिवेंट मैटर के। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होगी आइडेंटिफाई और ट्रेसिंग में। क्या क्या, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे करना, किसके रिस्पेक्ट में सर्वे, किसी पर्सन के, प्लेस के, प्रॉपर्टी के, एसेट के, डॉक्यूमेंट के, बुक ऑफ अकाउंट के, किसी बैंक में जो है फाइनेंशियल, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है और कोई अदर रेलिवेंट मैटर में है। तो ये सारी चीज़ें को सर्वे करना होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा क्लॉज नंबर 5 जो हमें बता रहा है कोई इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सर्वे हो रहा है, जो भी रेफ़र किया गया क्लॉज 4 के अंदर, वो किस हिसाब से कैरी किया जाएगा, तो वो कैरी किया जाएगा किसी अथॉरिटी के द्वारा जो कि मेंशन की गई है क्लॉज 3 में, यानी कि डायरेक्टर के द्वारा, डायरेक्टर को मेंशन किया गया है क्लॉज 3 में, तो उसके हिसाब से ही ये जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे होगा। और वो जो है किस डायरेक्शन के, इन अकॉर्डेंस विद सच डायरेक्शन, जो कि इशू किया जाएगा इस एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ज़्यादातर सारे प्रोविज़न डायरेक्शन दे रही है, तो उस हिसाब से ही इस सबसेक्शन को भी जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे है उस हिसाब से ही डील होगा, उसी के प्रोसीजर के हिसाब से। फिर हमारा सबसेक्शन 6 जो है वो हमें बता रहा है जो प्रोविज़न है इस एक्ट के, किसके रिलेशन में, अटैचमेंट के रिलेशन में, एडजुडिकेशन के रिलेशन में, कन्फिस्केशन के रिलेशन में और वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी के रिलेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो कंटेन जो किया गया है चैप्टर 3 में, और सर्वे, सर्च, सीजर जो कंटेन किया है चैप्टर 5 में, वो अप्लाई होगा प्रॉपर्टी पे, किसके रिस्पेक्ट में,
जिसके रेस्पेक्ट में लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव किया गया है किसी कोर्ट से या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, ताकि अटैच कर लिया जाए या कॉन्फिस्केट कर लिया जाए प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो क्लॉज 6 में हमें क्या बताया जा रहा है, जो भी इस एक्ट के प्रोविज़न है किससे रिलेटेड, अटैचमेंट, एडजुडिकेशन, कॉन्फिस्केशन और वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और जो कंटेन किया गया चैप्टर 3 में। और कोई भी सर्वे, सर्च, सीजर जो कंटेन है चैप्टर 5 में, वो अप्लाई होंगे प्रॉपर्टी पे किसके रिस्पेक्ट में, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो रिसीव किया गया है किसी कोर्ट से जो या कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, किस लिए, अटैचमेंट के लिए और कॉन्फिस्केशन के लिए प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट सब क्लॉज में, जो कि है क्लॉज नंबर 7। ये हमें बता रहा है जब कोई प्रॉपर्टी जो है ना वो इंडिया में कॉन्फिस्केट हो जाती है, क्यों होती है, जो वो इसलिए होती है कि वो एग्जीक्यूट किया जा रहा है रिक्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का, और उसके हिसाब से इंडिया की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है। ठीक है, इस एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो रिटर्न कर देगी वैसे प्रॉपर्टी रिक्वेस्टिंग स्टेट को, और कंपनसेट करेगी उस स्टेट को, कैसे, डिस्पोज करके उस प्रॉपर्टी को म्यूचुअली अग्री टर्म्स पे, और वो जो है अकाउंट में लेगी सारे अकाउंट डिडक्शन, रीजनेबल एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड हुआ था इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग में, जिसके कारण रिटर्न, जिससे लीड कर रहा है रिटर्न और डिस्पोजल उस कॉन्फिस्केटिंग प्रॉपर्टी का। ठीक है, आया जा रहा है जब कोई प्रॉपर्टी जो इंडिया में उसको कॉन्फिस्केट किया है, उसको कॉन्फिस्केट किया है इंडिया ने, बट वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के रिक्वेस्ट पे किया है उसको कॉन्फिस्केट। ठीक है, और इस एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से ही किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद क्या करेगी कॉन्फिस्केशन के बाद, तो कॉन्फिस्केशन के पास उसके बाद 2 ऑप्शन होता है, वो इधर रिटर्न कर देगी वैसे प्रॉपर्टी उस रिक्वेस्टिंग स्टेट को, या तो वो डिस्पोज ऑफ कर देगी वैसे प्रॉपर्टी और उसको कंपनसेट कर देगी वैसे रिक्वेस्टिंग स्टेट को, बट वो रिटर्न करने से पहले, कंपनसेट करने से पहले वो सारे डिडक्शन करेगी जो भी रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान। ठीक है, या डिस्पोज ऑफ करने के दौरान या कन्फिस्केट करने के दौरान, तो जितने भी खर्चे हुए हैं ना हमारे कंट्री को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिडक्ट करेगी, एंड जो फर्दर अमाउंट बचेगा वो कंपनसेट कर देगी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को। ये हो गया क्लॉज नंबर 7 जो कि ऐड हुआ था 2009 के अमेंडमेंट से। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन नंबर 61। इसमें हमारा बोल रहा है प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर है, तो एवरी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, समन और वारंट रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम and every letter of request, summon or warrant to be transmitted to a contracting state under this chapter shall be transmitted to the contracting state or as the case may be sent to the concerned court in India and in such form and in such manner as the central government may notification specify in this behalf। तो इसमें बोला जा रहा है कि जितने भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, समन है या वारंट है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, समन और वारंट जो कि ट्रांसमिट किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को इंडिया से इस चैप्टर के अंदर, और जो तो एज द केस में भी, और तो क्या होगा वो वैसे फॉर्म में होगा, वैसे मैनर में होगा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करेगी। तो जितने भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, समन्स, वारंट रिसीव कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, और जितने भी समन, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट और वारंट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिसीव कर रहा है इंडिया से, वो जो है उसी फॉर्म में होगी, उसी मैनर में होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 61, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, जो कि है मिसलेनियस चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट प्रोविज़न है ये बता रहा है पनिशमेंट फॉर वेक्सेशियस सर्च के बारे में। तो एनी अथॉरिटी और ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस एक्ट और एनी रूल मेड देयर अंडर who without reason recorded in writing search or cause to be search any building or place or detain or search of or arrest any person shall for every such offence be liable on conviction for imprisonment for a term which may extend to 2 years or fine or which may extend to 50,000 rupees or both।
ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कोई भी अथॉरिटी है या कोई ऑफिसर है जो एक्सरसाइज कर रहा है पावर इस एक्ट के अंदर, ठीक है, इस एक्ट के अंदर या रूल के अंदर, ठीक है, वो अगर बिना रीज़न रिकॉर्ड किए राइटिंग में सर्च कर लेता है या सर्च करवा लेता है किसी बिल्डिंग या प्लेस को, डिटेन कर लेता है किसी पर्सन को या उसका सर्च कर लेता है या उसको अरेस्ट कर लेता है, तो जो है ना वो ऑफेंस के लिए लाइबल हो जाएगा और उसकी कन्विक्शन हो जाएगी 2 साल तक, और उसको फाइन भी लगाया जा सकता है जो कि है 50,000 तक, यानी कि 2 साल की सज़ा भी हो सकती है और 50,000 का फाइन भी लग सकता है अगर आपने वेक्सेशियस सर्च कर लिया तो। यानी कि आपको जब भी सर्च करना है या वो डिटेन करना है किसी पर्सन को, तो आपको रीज़न रिकॉर्ड करना होगा राइटिंग में। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपको 2 साल की या 50,000 का सज़ा हो सकती है, या दोनों भी मिल सकता है। अब जो है सेक्शन नंबर 63 क्या बता रहा है, ये हमें पनिशमेंट बता रहा है फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेल्योर टू गिव इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो जब कोई पर्सन विलफुली या मैलिशियसली देता है फॉल्स इन्फॉर्मेशन और उस पर्सन के फॉल्स इन्फॉर्मेशन के कारण ना किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है या तो सर्च कर लिया जाता है इस एक्ट के अंदर, तो वैसे पर्सन को जिसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया था विलफुली, उसको लाइबल करार कर दिया जाएगा और उसको कितनी सज़ा मिलेगी, 2 साल तक की, और उसको फाइन भी मिल सकता है 50,000 रुपये के लिए, और दोनों भी मिल सकता है। यानी कि अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है जानबूझकर तो फिर आपको 2 साल की सज़ा और जो है 50,000 तक का फाइन मिल सकता है, या बोथ भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 1। अब क्लॉज 2 बता रहा है अगर कोई पर्सन ये 3 चीज़ें करता है ना तो फिर उसको लाइबल किया जाएगा 500 रुपये के लिए और 10,000 रुपये के लिए, हर एक डिफ़ॉल्ट के लिए, ईच डिफ़ॉल्ट ऑफ फेलियर के लिए। अब हम देखते हैं क्या 3 चीज़ें कोई पर्सन करता है, तो 500 रुपये की फ़ाइन और 10,000, 500 से लेकर 10,000 तक की फ़ाइन के डिफ़ॉल्ट के लिए वो लाइबल हो जाता है। तो 3 चीज़ें क्या हैं, फर्स्ट है बीइंग लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, refuses to answer any question put to him by an authority in exercise of its power under this act। तो कोई पर्सन जो है ना वो लीगली बाउंड है सच बताने के लिए सेक्शन 3 के ऑफेंस से रिलेटेड, और जब उससे को पुट किया जाता है ना वैसे क्वेश्चन उसके सामने, तो वो रिफ्यूज़ कर देता है आंसर देने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बता रहा है, वो रिफ्यूज़ कर देता है कोई स्टेटमेंट साइन करने के लिए जो कि मेड किया गया था उसको कब, प्रोसीडिंग्स के दौरान इस एक्ट के अंदर, और वैसी अथॉरिटी जो है ना वो जो अथॉरिटी है वो लीगली रिक्वायर्ड था साइन उस पर्सन का, तो उस पर्सन को लीगली साइन करना था उस स्टेटमेंट में उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, बट वो रिफ्यूज़ कर देता है साइन करने के लिए। और तीसरा, तो समन इशू किया गया है सेक्शन 50 के अंदर कि अटेंड करो और एविडेंस दो या प्रोड्यूस करो बुक ऑफ अकाउंट या अदर डॉक्यूमेंट किसी सर्टेन प्लेस पे सर्टेन टाइम में, और वो ओमिट कर देता है अटेंड करने का और प्रोड्यूस करने का बुक ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट किसी सर्टेन प्लेस या टाइम पे। तो अगर आपने ये तीनों डिफ़ॉल्ट किया है या तीनों में से कोई एक भी डिफ़ॉल्ट किया है, लीगली बाउंड थे आप ट्रूथ बताने को सेक्शन 3 के ऑफेंस से रिलेटेड, बट आपने नहीं बताया, साइन करना आपकी ड्यूटी थी बट आपने नहीं किया, और सेक्शन 50 के अंदर जो समन इशू किया गया उसके अकॉर्डिंग आपको अटेंड करना था और एविडेंस देना था और प्रोड्यूस करना था कोई डॉक्यूमेंट या बुक ऑफ अकाउंट, और आपने नहीं किया किसी सर्टेन प्लेस एंड टाइम में, तो फिर आप डिफ़ॉल्ट के लिए भागीदार हो सकते हो। और आपको डिफ़ॉल्ट कितना मिलेगा, ये डिफ़ॉल्ट जो है वो वेरी करेगा 500 रुपये से 10,000, और वो ईच डिफ़ॉल्ट के लिए इन टोटल नहीं है, ईच डिफ़ॉल्ट के लिए इतनी फ़ाइन है, ईच डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा ईच डिफ़ॉल्ट है। अब जो है क्लॉज 3 हमें बता रहा है कि नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी पास बाय एन अथॉरिटी रेफर्ड टू इन subsection 2 unless the person on whom the penalty is proposed to be imposed is given the opportunity of being heard in the matter of by such authority। ठीक है, तो कोई भी पेनल्टी इम्पोज करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देनी होगी, बीइंग हर्ड की अपॉर्चुनिटी, ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। सब सेक्शन 2 के अंदर जब भी आप कोई ऑर्डर मेड कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी को एक बार अपॉर्चुनिटी दो कि वो अपना केस रखे, और उसके बाद आप उस पर पेनल्टी लगा सकते हो। क्लॉज 4 हमें बोल रहा है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज C of subsection 2, a person who intentionally disobey any direction issued under section 50 shall also be liable to be proceeded against under
सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी। तो बताया जा रहा है सब सेक्शन 2 के क्लॉज सी में कुछ भी दिया हो, कोई पर्सन अगर इंटेंशनली ना डिसओबे कर रहा है कोई भी डायरेक्शन जो सेक्शन 50 में इशू किया गया है, ठीक है, तो वो लाइबल हो जाएगा और उसके अगेंस्ट प्रोसीड किया जाएगा सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी। तो आपके लिए एक और क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में क्या देख रखा है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ ना अपने सेशन में, इससे मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग जेन्युइनली देख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि बता रहा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में, सेक्शन 64। तो कोई भी कोर्ट जो है ना कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है किसी ऑफेंस से रिलेटेड जो कि सेक्शन 62 के अंदर है, सेक्शन 62 के अंदर होता है या 63 के क्लॉज 1 के अंदर होता है, जब तक उसके सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है प्रीवियस सैंक्शन नहीं ले लेता है। यानी कि अगर आपको ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेनी है जो कि सेक्शन 2 में है कमिट हो रहा है या 63 के क्लॉज 1 में हो रहा है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन चाहिए उस ऑफेंस के कॉग्निजेंस लेने के लिए। अब जो है क्लॉज 2 बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना ऑर्डर दे सकती है और ईदर या तो डायरेक्शन दे सकती है या रिफ्यूज़ भी दे सकती है, सैंक्शन दे भी सकती है, ग्रांट भी कर सकती है या रिफ्यूज़ भी कर सकती है सैंक्शन ग्रांट करने से। लेकिन वो टाइम पीरियड दिया गया 90 डेज़, 90 डेज़ के अंदर ही करेगी। 90 डेज़ कब तक, जिस दिन से उसको रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है ना उस दिन से 90 डेज़ के अंदर या तो वो एक्सेप्ट कर लेगी या रिफ्यूज़ कर लेगी, दोनों 90 डेज़ के अंदर ही करना है, दोनों में से जो भी उस सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजन है। अब हम आते हैं आज के लास्ट सेक्शन पे जो कि है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू अप्लाई। तो जो भी प्रोविज़न है ना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यानी कि हमारा CRPC वो अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा? उतना अप्लाई होगा जहाँ तक ये इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट के प्रोविज़न से। और वो किस पे अप्लाई होगा? अरेस्ट, सर्च, सीजर, अटैचमेंट, कॉन्फिस्केशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और सारे अदर प्रोसीडिंग इस एक्ट के अंदर जो भी होते हैं ना, तो ये सारे के अंदर ये सारे के अंदर जो भी प्रोसीजर फॉलो होते हैं CRPC में वो सेम प्रोसीजर फॉलो होंगे, लेकिन इस एक्ट के प्रोविज़न से इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए तो ही प्रोसीजर सेम फॉलो होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम सेक्शन 65 से ही रखते हैं। अब हमारा बहुत ही छोटा पोर्शन बचा है इस एक्ट का जो कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो अगला जो सेशन होगा इस एक्ट के लिए लास्ट सेशन होगा। तो प्लीज़ डू वोट इन द पोल विच आई पोस्टेड इन माई टेलीग्राम चैनल और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लार्जर नंबर पे प्लीज़ वोट करें, तभी मुझे समझ में आएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड है। अगर कम लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा इस एक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो प्लीज़ जितने जेन्युइन लोग इंटरेस्टेड हैं अपने वोट कास्ट करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सा एक्ट चाहिए अगला। और इसके साथ ही मुझे ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। तो दिस इज़ ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।